ओके आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत ही इजी चैप्टर भी है ऑन द अदर साइड। इसमें कुछ रिएक्शंस हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीलिम पेपर्स में एंड बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रिएक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड आज हम वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एटॉमिक मॉडल बता देता हूँ। आपको मैं ये बता देता हूँ आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है। हालांकि ये सब आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी केमिस्ट्री में, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको मैं आपको पूरा 5 से 6 मिनट में आपको मैं सब कुछ बता दूं ये होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में दो चीजें रहती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। उस न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट रहता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, लाइक कंटिन्यूसली रोटेट। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन जो होता है जिसका चार्ज होता है हमेशा पॉजिटिव। एन मतलब होता है न्यूट्रॉन जिसका चार्ज होता है न्यूट्रल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, नाउ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो ये जो वैल्यू है ये बहुत कम है, समझो। ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 है, तो बहुत कम वैल्यू है। तो जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत नेग्लिजिबल लेते हैं। ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल लेते हैं, उसको हम कभी कभी कंसिडर भी नहीं करते। ठीक है, तो जो मास ऑफ द एलिमेंट है या फिर मास नंबर ऑफ द जो एलिमेंट है वो बेसिकली ये नहीं रहता है, वो इन दोनों का एडिशन रहता है। तो हम बोलते हैं कि जो पूरा मास रहता है एलिमेंट का इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, जहां तक हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कोई भी एलिमेंट का वो बताता है हमें बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर इसको सिंपली मैं बोल दूं पी। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, कभी भी हम कोई एलिमेंट लिखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का आपको पता है मास नंबर कितना है, सोडियम का मास नंबर है 23 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। ठीक है, तो अगर मैं इस पर पूछूं आपको कि इसमें न्यूट्रॉन कितना, तो आप इजीली बोल सकते हो कि हमको पता है मास नंबर मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज 23 और एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब ये प्रोटॉन है। सो 11 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 23। तो आपका न्यूट्रॉन कितना आएगा, 23 में से 11 निकाल दो, आपका न्यूट्रॉन कितना आएगा 12। तो सोडियम एटम में प्रोटॉन 11 होते हैं, न्यूट्रॉन 12 होते हैं और इन दोनों का एडिशन आपको मास नंबर देगा। ठीक है, बट इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म हम उसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर आप एलिमेंट लिखते हो और इसके ऊपर यहाँ पर लिखते हो आप मास नंबर। उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय अ लेटर कॉल्ड ए। तो ये होता है मास नंबर। ठीक है, और नीचे जो हम लिखते हैं वो होता है जेड। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सोडियम, सोडियम को अगर मेरे को लिखना होगा तो सोडियम को मैं ऐसे लिखूंगा, सोडियम मास नंबर ऊपर आएगा 23 और एटॉमिक नंबर नीचे आएगा 11। ठीक है, तो ये बहुत ही जनरल चीज है, हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये सब पढ़ा हुआ है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बता देता हूं आपको आइसोबार, आइसोटोप्स और आइसोटोन्स में फर्क क्या है। ठीक है, आइसोबार, आइसोटोप्स और आइसोटोन्स। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, इसी से आप सब चीजें समझ जाओगे। आइसो का मतलब सेम होता है। तो जब मैं बोलता हूं आइसोबार, आइसो मतलब सेम, बार का मतलब होता है टॉप। मतलब हम बोलते हैं ना बार का कि यू हैव सेट अ बार, आपने एक ऊंचाई सेट कर दी है, तो जो ऊंचाई सेट की है वो सेम है। मतलब जब मैं एक ये फॉर्म में लिखूंगा तो ऊंचाई, दो एलिमेंट की जो ऊंचाई वो सेम रहेगी, मतलब ये दोनों चीजें सेम रहेंगे। अब ये दोनों क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं कोई भी एलिमेंट का, ये बेसिकली ये दोनों होते हैं मास नंबर। तो मैं इसमें बोलूंगा आइसोबार का, मैं बोलूंगा सेम मास नंबर। ठीक है, सेम मास नंबर, बट अलग क्या होगा, ये दोनों चीजें अलग होंगी। तो मैं इसको बोलूंगा सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। समझ लो कैसे याद रखना। आइसो मतलब सेम, बार का मतलब ऊपर की चीज, लाइक यू हैव सेट अ बार, आपने एक ऊंचाई सेट कर दी है, मतलब ऊंचाई वाली चीज हमेशा इसमें सेम रहेगी। तो मास नंबर इसमें सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप इसका उल्टा होता है, इसमें सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप्स में होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है,
और जहां तक हम बात करें आइसोटोन्स की, तो आइसो मतलब सेम होता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ये एन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन, तो सेम न्यूट्रॉन, तो आप बोल सकते हो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल्स के बारे में बताऊं, ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप आइसोटोप्स का अगर आपको एग्जांपल लेना है, आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे Cl, ठीक है, 35 17 एंड Cl 37 17। तो इसमें क्या है, इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, बट इसमें अगर आप देखोगे मास नंबर अलग है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं आइसोटोन्स का, पोटेशियम कितना है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसका मास नंबर होता है 39, कैल्शियम का मास नंबर होता है 20 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 40। अगर इसमें मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालूं तो प्रोटॉन कितना है 19, क्योंकि प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और इसका प्रोटॉन कितना होगा 20, क्योंकि एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अगर मैं इसमें न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन आप कैसे निकालोगे, इन दोनों को माइनस कर दो बेसिकली, है ना। अगर देखो ना यार, अगर मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो अगर मैं मास नंबर माइनस प्रोटॉन करूंगा तो न्यूट्रॉन आएगा, मतलब बेसिकली अगर मैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा न्यूट्रॉन। तो उसी तरह मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करूंगा तो मेरे को न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो 39 माइनस 19 कितना होता है 20, और इसमें भी 40 माइनस 20 कितना होता है 20। तो यहाँ पर आप इजीली नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉनिक वैल्यू सेम है बट जो प्रोटॉन नंबर्स है वो अलग है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर जो है वो अलग है। ओके, क्लियर है। तो ये है। अभी अगर आइसोबार का एक एग्जांपल देख लेते हैं। आइसोबार का एग्जांपल आप मान लीजिए जैसे दोनों ऊपर की चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए हम बोलते हैं 23 Na11 और 23 Mg12, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मास नंबर जो है वो सेम है बट आपका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस था आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स में। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एमिशंस के बारे में। तो बेसिकली हुआ क्या था कि एक साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थी, हेनरी बेक्वेरेल, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक रूम में छोड़ दिया था, डार्क रूम में छोड़ दिया था, और काफी टाइम बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि यार जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसमें से काफी सारे रेज एमिट हुए हैं। ठीक है, इन रेज को उन्होंने नाम दिया था बेक्वेरेल रेज। क्या नाम दिया था इनको, उसने बेक्वेरेल रेज नाम दिया था। और इन्हीं बेक्वेरेल रेज में इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन दिए थे। एक उन्होंने बताया था अल्फा, एक उन्होंने बीटा और एक उन्होंने बताया था गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि अल्फा एमिशन होता क्या, मतलब जो रेज निकली थी उसमें से कुछ अल्फा रेज निकली थी, कुछ बीटा रेज निकली थी और कुछ गामा रेज निकली थी। ठीक है, तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि अल्फा रे होता क्या है या अल्फा एमिशन होता क्या है। ठीक है, तो सब ना अभी होता क्या है, देखिए अभी हम बात करते हैं अल्फा एमिशन की। तो अल्फा एमिशन का मतलब क्या होता है, अल्फा एमिशन का मतलब होता है इसमें से 2 प्रोटॉन निकले हैं और 2 न्यूट्रॉन निकले हैं। अब आप बोलोगे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मतलब होता है, मतलब 2 प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर हो गया और मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया। तो अल्फा एमिशन जो होता है उसको हम लिखते हैं अल्फा है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 2 और इसका मास नंबर है 4, क्योंकि ये 2 हो गया और 2 प्लस 2 4। ठीक है, तो आप बोलोगे वेट अ सेकंड यार, ये तो हीलियम एटम हो गया, क्योंकि हीलियम एटम को भी ऐसा ही होता है। तो हीलियम एटम और ये एटम दोनों सेम है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है सेम है, सेम होते नहीं एक्चुअली है। इनके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें फर्क होता है। क्या फर्क होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए हीलियम एटम जो होता है ना, हीलियम एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, He+ हो जाएगा, और अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा He2+। ये होता है अल्फा पार्टिकल, ये होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो 4 अल्फा 2 है ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज अल्फा पार्टिकल। अगर आप उसको हीलियम से कंपेयर कर रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि ये He2+ बताता है और ये वाली जो चीज है वो है ये। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हीलियम एटम एंड अल्फा पार्टिकल। हीलियम एटम इज सिंपली हीलियम बट अल्फा पार्टिकल इज He2+। ओके, तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स को 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या ये हीलियम एटम बन जाएगा? बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन था प्रीलिम में कि अगर आप हीलियम को 2 एटम दोगे तो व्हाट विल इट, सॉरी अगर आप अल्फा पार्टिकल्स को 2 एटम दोगे तो व्हाट विल इट कन्वर्ट टू, तो उसका आंसर हीलियम है। क्योंकि अगर मैं इसको एक एटम दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये प्लस निकल जाएगा और एक और इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये हीलियम एटम बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। सो दिस वाज, अब हम बात करते हैं अल्फा एमिशन की ना। अल्फा एमिशन में अगर आप देखोगे, अल्फा एमिशन में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं।
ठीक है, कहां से, न्यूक्लियस में से, ठीक है। तो अल्फा एमिशन को हम लोग लिखते हैं अल्फा, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, दो प्रोटॉन है तो ये 2 हो जाएगा, और इसका मास नंबर होगा 2 + 2 4। तो जब कभी भी अल्फा एमिशन होता है तो न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, मतलब ये पार्टिकल उसमें से निकलती है, ठीक है। अब कोई लोग बोलेंगे ओ वेट अ सेकंड, ये तो हमें ज्यादा पहचान लग रहा है यार, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हीलियम 42। तो बेसिकली आप बोलना चाहते हो ये जो हीलियम एटम है और ये जो आपने बोला अल्फा पार्टिकल, तो क्या ये दोनों चीजें सेम है? तो इसका आंसर है नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हीलियम एटम क्या होता है, हीलियम एटम में आपका एक न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। ये होता है प्रोटॉन 2 होता है और न्यूट्रॉन 2 होता है, और इसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं कंटिन्यूसली दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये हीलियम एटम है, ठीक है। बट जैसे इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, He+, और इसमें से अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, He2+, करेक्ट, ये हो जाएगा He2+। सो दिस इज अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज सिंपली अ हीलियम एटम। जब आप हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो एक अल्फा पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल है कि अगर मैं इस अल्फा पार्टिकल को 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो व्हाट विल इट बिकम? तो आंसर सिंपल है, इट विल बिकम अ हीलियम एटम, क्योंकि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये निकल जाएगा, तो यू विल गेट अ हीलियम एटम, ठीक है, समझ गए। सो ये क्वेश्चन प्रीलिम पेपर में स्कूल को पूछा गया था, दैट्स व्हाई बताना थोड़ा जरूरी था, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हीलियम एटम एंड अ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो ये तो अगर आप देखोगे अल्फा एमिशन मतलब He2+ होता है, मतलब ये हाईली पॉजिटिव या फिर आप इसको बोल सकते हो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। बात करते हैं हम लोग इसके मास की। सो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, जो होता है समवेयर अराउंड 6.67 इंटू 10 टू द पावर -26 kg, ठीक है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -26 kg। तो अगर आप इस वैल्यू को देखोगे ना, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। 6.6 सॉरी 10 टू पावर -27 kg होगा, ठीक है। तो ये जो मास है ना वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ बीटा एंड मास ऑफ गामा, ये बहुत ज्यादा है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा हैवी होता है वो, ठीक है। और बात करें अगर हम लोग इसकी स्पीड की, तो इसका जो स्पीड होता है वो 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम बात करते हैं इसकी पेनिट्रेटिंग पावर की। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास एक बुलेट है, ठीक है, मतलब चलाने वाली बुलेट नहीं है, बंदूक की गोली है, और मैंने आपके हाथ में बंदूक की गोली थमा दी और मैंने बोला इसको आप दीवार के अंदर पेनिट्रेट करके दिखाओ। तो वो थोड़ा एक मुश्किल काम है, क्योंकि दीवार के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए आपको उतनी स्पीड भी देनी पड़ेगी, वो आप नहीं दे सकते, वो सिर्फ एक बंदूक दे सकती है, ठीक है। तो इसलिए जब हम बंदूक के अंदर उस गोली को डालेंगे और फायर करेंगे तो वो दीवार के आर पार निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि बुलेट को दीवार के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए जो स्पीड चाहिए वो उसको मिली है, तो उसकी स्पीड ज्यादा थी, इसलिए वो पेनिट्रेट कर पाई है। बट यहाँ पर स्पीड कम है। आप बोलोगे ओ ये स्पीड कम है, ये कैसे पॉसिबल है? तो 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड है, बट ये एक्चुअली स्पीड कम है, इट इज लेस एज कंपेयर टू बीटा एंड गामा। बीटा और गामा के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। तो इसकी स्पीड कम है, मास ज्यादा है, तो ये दीवार के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी मतलब ये दीवार के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगी, बट इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होगा वो लोएस्ट होगा। पेनिट्रेटिंग पावर इज लोएस्ट, पेनिट्रेटिंग पावर इज लोएस्ट, ठीक है। मतलब इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो इतना कम है कि 3 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक सिर्फ ये एयर में पेनिट्रेट कर सकता है, ओनली 3 to 8 सेंटीमीटर इन एयर, एंड कैन बी स्टॉप्ड बाय थिन कार्ड। एक कार्ड अल्फा एमिशन को रोक सकता है। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो कि इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो काफी कम है, ठीक है। बात करें हम लोग इसके आयनाइजेशन पावर की, तो ये He2+ है, बहुत ही हाईली पॉजिटिवली चार्ज आयन है। तो जब आप इस अल्फा जैसे ये अल्फा पार्टिकल जैसे ये एयर में से ट्रैवल करेगा तो ये क्या करेगा, अपने पॉजिटिव या इसकी जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये एयर को देते जाएगा, मतलब ये जिस पाथ में से जाएगा ये उस सबको चार्जेस देते जाएगा, मतलब ये उन सबको आयनाइज करते हुए जाएगा। तो इसलिए इसकी जो आयनाइजिंग पावर है, आयनाइजेशन पावर इज हाईएस्ट। तीनों के कंपैरिजन में इसकी जो आयनाइजेशन पावर है वो सबसे ज्यादा है। ओके, समझ गए? सो इसकी आयनाइजेशन पावर इज हाईएस्ट, पेनिट्रेटिंग पावर इज लोएस्ट, स्पीड 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 6.67 into 10 टू द पावर -27 kg है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। आपको लग रहा होगा कि -27 kg ये तो बहुत कम है, नहीं, ये एक्चुअली इन तीनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। मास ऑफ बीटा एंड मास ऑफ गामा के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है,
ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज द हाईएस्ट एज कंपेयर टू बीटा एंड गामा। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इससे रिलेटेड हम रिएक्शंस कैसे सॉल्व करें। ठीक है, मैंने क्या बोला, अल्फा एमिशन में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, मतलब आपके इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है यूरेनियम 23592। नाउ यूरेनियम 23592 का मतलब क्या है, इसका मास नंबर 235 है और इसका प्रोटॉन नंबर कितना है, 92 है। अब जैसे ही इसमें से अल्फा एमिशन हुआ, कौन सा एमिशन हुआ, अल्फा एमिशन हुआ। ठीक है, तो अल्फा एमिशन हुआ मतलब क्या हो गया, मतलब ऑलरेडी यहां पर आपका 4 आ गया। मैं यहां पर लिख देता हूं अल्फा एमिशन हुआ। ठीक है, जैसे इसमें से अल्फा एमिशन हुआ तो क्या हो गया, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, मतलब इसमें से 2 प्रोटॉन निकल चुके। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 4 निकल चुका है। तो अभी बचा हुआ एलिमेंट कितना है, जो भी बचा हुआ एलिमेंट होगा उसमें मेरे को रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि मेरा मास नंबर बैलेंस हो जाए। यहाँ पर 235 है, यहाँ पर 4 है, तो मुझे यहाँ पर 231 लिखना पड़ेगा, है ना। या ये 92 है, यहाँ पर 2 है, तो मुझे इसको 90 लिखना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो 90 + 2 92, 231 + 4 235। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, जब अल्फा एमिशन हुआ है तो प्रोटॉन 2 से कम हो गया, मतलब प्रोटॉन में से जो यूरेनियम में जो प्रोटॉन है 92, उसमें से 2 प्रोटॉन निकल चुके हैं और इसका जो टोटल मास नंबर है उसमें से 4 निकल चुका है, 4 माइनस हो चुका है। तो बचा क्या, 231 बचा, और क्योंकि 2 प्रोटॉन निकल गए तो 90 बचा। ठीक है, तो बेसिकली हमेशा याद रखना अल्फा एमिशन में आपका ये वाला जो चीज है ये 2 से डिक्रीज हो जाता है और ये वाला चीज 4 से डिक्रीज हो जाता है, मतलब मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। ठीक है, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 और जो आपका एटॉमिक नंबर है या फिर प्रोटॉनिक वैल्यू है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। क्लियर है, समझ गए। बट काफी टाइम क्वेश्चन पे क्या होता है, काफी टाइम क्वेश्चन, और यहां से जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, तो ये प्लस एनर्जी, तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब होता है क्या इसमें, कभी कभी आपको बोलते हैं कि एक अल्फा एमिशन नहीं हुआ है, 2 अल्फा एमिशन हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, सेम मैं सिचुएशन लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, यूरेनियम 23592 सेम हुआ है, आप बोला है, बट इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है अल्फा एमिशन 2 बार हुआ है, 2 अल्फा एमिशन हुआ है। तो 2 अल्फा एमिशन हुए मतलब पहली बार अल्फा एमिशन हुआ है, मतलब इसमें से एक अल्फा का पार्टिकल निकला है, तो वो कितना होगा, ये हो जाएगा x 235 में से 4 निकल गया तो कितना बचा है 231, 92 में से 2 निकल गया है तो 90 बचा है, ये एक अल्फा एमिशन हो गया। फिर जो दूसरा अल्फा एमिशन है उसमें भी 4, दूसरे अल्फा में भी कितना 4 निकलेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 227, और 90 में से 2 निकल गया तो कितना बचा है 88। तो इसको हम बोलते हैं 2 अल्फा एमिशन, मतलब अल्फा एमिशन 2 बार हुआ है। आप इतना लंबा लिखने की जगह आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे U23592, क्योंकि मेरा 2 बार अल्फा एमिशन हुआ है तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, सो दिस इज 2 अल्फा, मतलब 2 4 अल्फा 2 मतलब 4, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 2 8, और मैं डायरेक्टली इसमें से 8 माइनस कर दूंगा। तो अगर मैं इसमें से डायरेक्टली 8 माइनस करूंगा, सो 235 माइनस 8 कितना होता है, 235 माइनस 4 231 हो गया, 227 होता है, तो ये 227 हो गया। ठीक है, और 2 2 4, तो 2 2 4 कितना हो गया 92, 92 माइनस 4 कितना हो गया 88, तो आपको डायरेक्टली ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका टाइम, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो मेथड है ये टाइम सेविंग मेथड है। ठीक है, जाहिर सी बात, ये देखो ये 2 अल्फा था, अगर ये 4 अल्फा होते तो आप 4 बार रिएक्शन कर देंगे, टाइम कंज्यूमिंग भी है और फालतू का मतलब स्टेप लंबा होता जाएगा। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप 4 अल्फा कर दो। अगर मान लो 4 अल्फा एमिशन होगा तो इसमें क्या होगा, 4 अल्फा एमिशन होगा तो 4 अल्फा एमिशन में ये 4 2 है। ठीक है, तो अगर आपका यूरेनियम 23592 है और अगर 4 अल्फा एमिशन है 4 4 16, तो 235 में से आप 16 कम कर दो, 235 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 235 माइनस 15 कितना होता है 220, 219, तो ये 219 हो जाएगा। ठीक है, और 4 2 8, तो मैं 92 में से 8 निकाल दूंगा, 92 में से अगर मैं 8 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, आई थिंक 84 बचेगा, तो ये 84 हो गया।
समझ लो। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इंडिविजुअली, मतलब मैं इसका अल्फा एमिशन निकालू फिर जो आएगा उसका अल्फा एमिशन निकालू फिर जो आएगा उसका अल्फा, ऐसे 4 बार करने की जगह मैं डायरेक्टली ऐसा करूंगा तो भी इट्स फाइन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए, बट हमेशा याद रखना यहाँ पर आपको लिखना होता है, बट यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको इसको बैलेंस करना है। कैसे आप बैलेंस करोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे 4 अल्फा 2, यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा 4 अल्फा 2, समझ गए। तो रिएक्शन बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप सिंगल रिएक्शन दिखा रहे हो तो, बट अगर आप मल्टीपल रिएक्शंस दिखा रहे हो तो वहां पर आपको जरूरी नहीं है आपको रिएक्शन बैलेंस करना है, ठीक है। मल्टीपल रिएक्शंस का मैं आपको भी सिचुएशन बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें से बट हम कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियर, क्योंकि ये ओरिजिनल था, ठीक है। और ये जो है ये इससे ओरिजिनेट हुआ है, तो इसको मैं बोलूंगा डॉटर न्यूक्लियर, डॉटर न्यूक्लियर, समझ गए। ये पेरेंट न्यूक्लियर और ये डॉटर न्यूक्लियर, ओके। चलिए, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसे सिंपल है क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है x और उसका जो है लेट्स से है 240 मास नंबर है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है लेट्स से 95। मैंने बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर किया है। इसमें से मैं बोल रहा हूं कि पहले अल्फा एमिशन हुआ है, आपको यहाँ पर कुछ मिला है, फिर एक और 3 अल्फा एमिशन हुआ है, तो फाइनल प्रोडक्ट कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अल्फा एमिशन हुआ है मतलब क्या हुआ है, मास नंबर 4 से कम हुआ है और एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहला अल्फा एमिशन हुआ है तो मैं इसको 4 से कम कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं इसको x1 लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 236 और ये हो जाएगा 93। फिर 3 अल्फा एमिशन हुआ है, 3 अल्फा एमिशन हुआ है मतलब 3 4 अल्फा 2, मतलब 4 3 12, तो 236 को मैं 12 से कम कर दूंगा, तो 12 से कम करूंगा तो कितना होएगा 224 हो जाएगा, और 3 2 6, 93 को अगर मैं 6 से कम करूंगा तो कितना होगा, दैट विल बी 87। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ओके, समझ गए। तो अल्फा एमिशन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं इतना, ओके। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बीटा एमिशन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं बीटा एमिशन। नाउ बीटा एमिशन, ओके, सो बीटा एमिशन होता है क्या, बीटा एमिशन होता है जब कभी भी अगर आपका कोई भी न्यूक्लियस में, अगर न्यूक्लियस में इफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, द न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स टू प्रोटॉन बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होता है, कभी भी अगर आपका न्यूट्रॉन नंबर प्रोटॉन से ज्यादा हो गया, कभी भी अगर आपका न्यूट्रॉन नंबर प्रोटॉन से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉनिक वैल्यू ये कोशिश करती है कन्वर्ट होने के लिए प्रोटॉन में बाय एमिटिंग अ इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है ना, इसी को हम बोलते हैं बीटा एमिशन, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, अगर इसमें आपका ये प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन है, अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा हो गई तो ये क्या करेगी, ये न्यूट्रॉन वैल्यू प्रोटॉन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, और जब ये न्यूट्रॉन वैल्यू प्रोटॉन में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगी, उसी दौरान ये क्या करेगा, ये एक बीटा एमिशन करेगा, समझ गए, बीटा एमिशन करेगा, मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, और इसका मास नंबर क्या होता है, मास नंबर 0 होता है। मास नंबर कितना होता है इसका, 0 होता है। तो ये या तो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो या फिर आप इसको सिंपली बीटा एमिशन बोल सकते हो। तो बीटा एमिशन में चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो मैं -1 लिखूंगा, और उसका जो मास नंबर है वो 0 होता है, और एटॉमिक उसकी जो चार्ज रहती है वो -1 रहता है। तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो या ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर इसका मैं आपको रिएक्शन बताने की कोशिश करूं तो वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपके पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 1 0 है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1, और इसका मास नंबर भी जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन -1 लिखूंगा या फिर 0 लिखूंगा, ठीक है। तो यही जो चीज होता है इसको हम लोग बीटा एमिशन बोलते हैं, ओके, समझ गए। नाउ तो ये बीटा एमिशन होता है, मतलब बीटा एमिशन में जो इसका चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है इसका बीटा एमिशन में, ठीक है। अब
चार्ज। ठीक है ना। अब हम बात करें अगर इसके मास नंबर की, तो इसका जो मास होता है ना, इसमें दो मास डिफाइन किए गए हैं, एक है रेस्टिंग मास और एक है मूवेबल मास। तो जब हम रेस्टिंग मास की बात करते हैं, मतलब जो बीटा एमिशन जब हुआ है तो उसका रेस्टिंग मास कितना है, तो दैट इज समवेयर अराउंड 9.1 इंटू 10⁻³ kg, जो हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, मतलब जो हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg, दैट इज द रेस्टिंग मास। ठीक है, बट अगर इसके मैं मूविंग मास की बात करूं, वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? बिकॉज जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है। और दूसरी चीज, इसकी जो स्पीड होती है ना, वो समवेयर अराउंड 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब ऑलमोस्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट। हालांकि स्पीड ऑफ लाइट कभी रीच नहीं करती है, बट उससे कम होती है। ठीक है, उससे कम होती है, और अल्फा से ज्यादा होती है, 10⁻7 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा, बट स्पीड ऑफ लाइट से कम। तो कोई भी चीज अगर इतनी हाई स्पीड से ट्रेवल कर रही है और जिसका मास भी बहुत कम है, तो उसकी जो क्या बोलते हैं, उसका जो मास होता है आप उसको अनडिफाइन कर देते हो। ठीक है, उसका मास अनडिफाइन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसका जो मूविंग मास है वो अनडिफाइंड होता है, बट इसका जो रेस्ट मास है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही कम मास है, लेस मास एज कंपेयर टू अल्फा, मतलब हल्का है उससे, स्पीड भी बहुत ज्यादा है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और बहुत ही हल्की भी है, वो क्या होगा, वो इजीली आर पार निकल जाएगा कोई भी चीज के, है ना। तो इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं यहां पर लिखूंगा हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, हायर देन अल्फा, हायर देन अल्फा, मतलब इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो ज्यादा है, अल्फा से ज्यादा है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर। समझ गए? ठीक है, तो इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो ज्यादा है, इसकी स्पीड जो है वो 2.5 इंटू 10⁻1 मीटर पर सेकेंड है, इसका चार्ज नेगेटिव है, और उसका जो रेस्ट मास है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। हालांकि इसकी जो मास है वो अल्फा से बहुत कम है। ठीक है, अब हम बात करें चौथी चीज जो है इसकी आयनाइजेशन पावर की। अब क्या इसमें जो चार्ज है वो कम है। ठीक है, जब एक बीटा एमिशन होता है उसमें जो चार्ज रहता है वो थोड़ा कम रहता है, तो इसीलिए इसकी जो आयनाइजेशन पावर है वो लेस है। आयनाइजेशन पावर इज लेस as compared to alpha emission। अल्फा एमिशन की अगर आप कंपैरिजन में करोगे तो इसकी जो आयनाइजेशन पावर है वो कम है। ठीक है, समझ गए? तो इसकी आयनाइजेशन पावर कम है, मतलब जब ये एक एयर में सब ट्रैवल करेगी, ये जो आसपास की जो चीजें हैं उसको बहुत ही कम चार्ज देंगी। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन बीटा एमिशन। ओके, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा और कुछ चीजें वो लोग पूछ सकते हैं, बट जो भी मोस्टली जो पूछेंगे वो इसी से पूछेंगे। ठीक है, अगर हालांकि इससे अलावा भी कुछ पूछते तो वो हम लोग तो बहुत डिटेल में भी आगे जाकर डिस्कस करने ही वाले हैं। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम लोग अभी एक रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक, अगेन मैं सेम सिचुएशन ले रहा हूँ, यूरेनियम 23592 है, इसमें से बीटा एमिशन हुआ। तो जब बीटा एमिशन होगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, या फिर मैं बोलूं एक बीटा एमिशन हुआ है। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, मेरे को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लिखूंगा x। अगर मुझे यहाँ पर 92 चाहिए तो मैं यहाँ पर 93 माइनस 1 92 मिलेगा, और यहाँ पर मैं ऑलरेडी 235 लिखूंगा। तो ये बीटा एमिशन होता है। ठीक है, ये बीटा एमिशन होता है, समझो? ठीक है, हालांकि इसके साथ कुछ एक और चीज निकलती है जिसको हम बोलते हैं एंटाई न्यूट्रिनो। वो आपको सिलेबस में नहीं है, बट आपको मैं बता दूं कि कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मेंटेन करने के लिए इस एंटाई न्यूट्रिनो का यूज होता है। ठीक है, बट वो आपको सिलेबस में नहीं है। अगर आपको एक सिंगल रिएक्शन दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, और नीचे लिख सकते हो एंटाई न्यूट्रिनो, बट पूछेंगे नहीं कभी कि व्हाट इज एंटाई न्यूट्रिनो। ठीक है, तो दिस इज बीटा एमिशन। अगर मैं आपको बोलूं 3 बीटा एमिशन हुआ है, तो 3 बीटा एमिशन मतलब क्या हुआ है? 3 बीटा एमिशन मतलब 3b-1 0। मतलब अगर आपके पास यूरेनियम 23592 है और अगर आपका 3 बीटा एमिशन हुआ है, तो मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3b0-1, तो ये हो जाएगा प्लस, आप इधर लिख देना x, 3 माइनस 1 -3 हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि मेरे को 92 मिले, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 95। ठीक है,
और 235 का ये ऑलरेडी ये 235 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये चल क्या रहा है, तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जितना बीटा एमिशन हुआ होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये इंक्रीज बाय 1 होता है, इंक्रीज बाय 1, और ये सेम रहता है, सेम। तो अगर एक बीटा एमिशन हुआ है तो इंक्रीज बाय 1, 2 बीटा एमिशन हुआ है तो इंक्रीज बाय 2, 3 बीटा एमिशन हुआ है तो इंक्रीज बाय 3, 4 बीटा एमिशन हुआ है तो इंक्रीज बाय 4। बस वही याद रखना है इसमें, ठीक है। जैसे इस केस में 3 बीटा एमिशन हुआ था तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये इंक्रीज बाय 3, 92 प्लस 3 95, और ये सेम का सेम ही रहेगा। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, उसको कीजिए सॉल्व, ठीक है। चलिए, सो आपके पास यूरेनियम 23692 है, आपका एक बीटा एमिशन हुआ है, आपको एक एलिमेंट मिला है, आपका फिर एक और आपको एक मान लीजिए 5 बीटा एमिशन हुआ है, और आपको यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट मिला है। तो आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो सिंपल है, मैंने आपको बताया था एक बीटा एमिशन हुआ है तो जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ता है, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा 93 और ये हो जाएगा 236। 5 बीटा एमिशन हुआ है मतलब ये 5 से बढ़ेगा, तो आपका ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 93 प्लस 5 98, और ये हो जाएगा 236। ओके, क्लियर है। सो दिस वाज अबाउट रिएक्शन दैट इन्वॉल्व बीटा एमिशन, ठीक है। बट क्वेश्चन पे क्या होता है, क्वेश्चन में कभी कभी आपको अल्फा और बीटा का कॉम्बिनेशन देते हैं, ठीक है, तो वही हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो अल्फा और बीटा का एमिशन में मान लीजिए अगर आपके पास एक सेम एलिमेंट है, जैसे एक एलिमेंट ले लेते हैं 245 और एक ले लेते हैं 96, ठीक है। इसमें एक एमिशन हुआ है, सबसे पहले अल्फा हुआ है डैश, फिर एक 3 बीटा हुआ है, फिर डैश, फिर एक 2 बीटा हुआ है डैश, और फिर यहाँ पर आपको 5 अल्फा हुआ है, और आपको फाइनल आंसर मिला। तो सवाल ये है क्या, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, आइडेंटिफाई ए बी सी डी। ओके, तो हमको पता है अल्फा एमिशन में ये जो नीचे वाला पार्ट है वो डिक्रीज बाय 2 होता है, और ये डिक्रीज बाय 4 होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा x1, ठीक है, 2 से डिक्रीज हुआ 94 हो गया, 4 से डिक्रीज हुआ 241 हो गया। और अगर बीटा रहता है तो उसमें क्या होता है, उसका सिर्फ इंक्रीज बाय 1 होता है, ठीक है। तो अब 3 बीटा हुआ है तो मतलब इंक्रीज बाय 3 हो जाएगा, तो 94 3 से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 97, ये हो जाएगा 241। 2 बीटा है तो मतलब क्या है, 2 बीटा है तो मतलब और 2 से बढ़ेगा, तो x3 जो है वो हो जाएगा 99, क्योंकि ये 2 से बढ़ जाएगा, और ये रहेगा 241। अब बात करते हैं 5 अल्फा की। 5 अल्फा का मतलब होता है 5 अल्फा 4 2, मतलब 5 2 जा 10 बराबर, ये 1 अल्फा का था, ठीक है। 5 2 जा 10 मतलब ये 10 से कम हो जाएगा, तो आपका x4 कितना होगा, 99 माइनस 10 89 हो गया, और 5 4 जा 20, 241 माइनस 20 कितना होगा, 241 माइनस 20 इज 221। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, क्लियर। सो दिस वाज द सिंपल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स अल्फा एंड बीटा एमिशन। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं गामा की। ना जो गामा एमिशन है ना, जो गामा का एमिशन होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पार्टिकल नहीं है, ये एक वेव है, समझो, ये ईएम वेव है। याद करो जब हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने काफी सारे, हमने एक पूरा स्पेक्ट्रम वाली पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था गामा से, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे गामा के बाद हम लोग ने फिर उसके बाद एक्सरे पढ़ा था, फिर उसके बाद यूवी पढ़ा था, विजिबल रेडिएशन पढ़ा था, फिर हम लोगों ने इंफ्रारेड रेडिएशन पढ़ा था, माइक्रोवेव पढ़ा था, रेडियो वेव्स पढ़े थे, है ना, ये सब पढ़े थे हमने। उसमें जो सबसे पहला था जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वो कौन सी थी, वो गामा थी। तो गामा एमिशन जनरली अगर इसको मैं नेचुरल सोर्स बताऊं तो वो सन है, सन से सारी रेज एमिट होते हैं, सारी वेव्स एमिट होते हैं, उसमें से जो एक वेव एमिट होता है वो गामा एमिशन होता है, ठीक है। तो ये एक वेव है, क्योंकि ये वेव है, इसकी कोई चार्ज नहीं है, तो इट हैज गॉट नो चार्ज, और क्योंकि अगर इसका चार्ज ही नहीं है तो इसका आयनाइजिंग पावर सबसे कम होगा, आयनाइजिंग पावर विल बी लोएस्ट। बात करें इसके मास की, तो इसका मास नेग्लिजिबल है ही नहीं इसका मास। तो अगर इसका मास नेग्लिजिबल है और ये सन से एमिट हो रहा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से एमिट हो रहा है ना, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर, मतलब स्पेक्ट्रम में, आपको याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे कॉमन सिमिलैरिटीज बिटवीन
ऑल द वेव्स दैट आर एमिटेड बाय द सन, उसमें था ऑल द वेव्स हैव गॉट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, चाहे वो रेडियो हो, गामा हो, आईआर हो, यूवी हो, कोई भी हो, सबकी स्पीड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड रहती है। तो इसकी स्पीड कितनी है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड रहती है, जो कि अल्फा से बीटा से बहुत ज्यादा है। तो स्पीड बहुत ज्यादा है, मास बहुत कम है, तो ये तो इजीली पेनिट्रेट हो जाएगा यार। तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है ना, पेनिट्रेटिंग पावर विल बी पेनिट्रेटिंग पावर इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा है दोनों के कंपैरिजन में इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। समझ रहे हो? ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी है कि 300 मीटर इन एयर तक जा सकता है, 300 मीटर इन एयर एंड 30 सेंटीमीटर इन स्टील। स्टील में 30 सेंटीमीटर, स्टील नहीं सॉरी आयरन बोल देते हैं, 30 सेंटीमीटर इन आयरन। तो 300 मीटर इन एयर और 30 सेंटीमीटर इन आयरन। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना इसकी पेनिट्रेटिंग पावर है। ठीक है, तो पेनिट्रेटिंग पावर की बात हो गई, इसके मास की बात, इसकी स्पीड की बात हो गई, इसके मास के बारे में बात होगी, इसकी आयनाइजिंग पावर के बारे में बात होगी। ठीक है, सो ये सब चीजें। अब गामा का ना ही मास नंबर है ना ही एटॉमिक नंबर है, तो इसका चार्ज भी नहीं है, इसका मास नंबर भी नहीं है। तो जब इसको मैं रिएक्शन में इन्वॉल्व करूंगा तो रिएक्शन में कोई चेंज आएगा ही नहीं। मतलब अगर जैसे मान लीजिए अगर आपके पास यूरेनियम 23592 है, अगर इसमें से आप गामा एमिशन कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यूरेनियम 23592 ही मिलेगा, क्योंकि इसकी कोई चार्ज ही नहीं है। समझ रहे हो? इसकी कोई चार्ज ही नहीं है, इसीलिए। ठीक है। तो अच्छा, अब एक सवाल ये भी आता है कि सर मतलब क्या गामा एमिशन 300 मीटर एयर में ट्रैवल करता है, 30 सेंटीमीटर आयरन में करता है, तो वो ऐसी चीज है जो उसको रोक सकता है? हाँ, एक जो चीज है वो जो उसको रोक सकती है, गामा एमिशन कैन बी स्टॉप्ड बाय लेड। इट कैन बी स्टॉप्ड बाय लेड, सिर्फ उसको लेड ही स्टॉप कर सकता है। इसलिए आपको याद होगा अगर जो बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था 1980s में, जहां पर एक चेर्नोबिल रिएक्टर ब्लास्ट हो गया था, तो आज अगर आप इसको गूगल मैप्स पे देखोगे तो चेर्नोबिल जो रिएक्टर प्लांट है, इट हैज बीन कंप्लीटली कवर्ड बाय लेड। ठीक है, वहां पर जब वो ब्लास्ट हुआ था, जब वो ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद जब काफी वर्कर्स वहां पर वो क्लीन करने गए थे, तो उन लोगों ने एक लेड का सूट पहना हुआ था, बिकॉज लेड इज दी ओनली सब्सटेंस जो गामा को अंदर आने से रोक सकती है। क्लियर है? समझ गए? सो दिस इज द डिफरेंस। सो आई होप आई हैव टोल्ड यू ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसको जनरली मैं अगर एक समराइज कर दूं एक पॉइंट में, तो ये कुछ ऐसा होगा ना। अभी हम लोग इसके बारे में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इससे जो अभी हमने पढ़ा है अल्फा, बीटा, गामा, इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा की। अल्फा की अगर मैं बात करूं तो अल्फा का मास जो होता है वो होता है 6.67 into 10 to the power -27 kg। बात करें अगर हम बीटा की, तो बीटा क्योंकि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे, दैट इज 9.1 into 10 to the power -31 kg। हालांकि इसका मास, मूविंग मास इसका अनडिफाइंड होता है, बट इसका जो रेस्ट मास होता है वो होता है 9.1 into 10 to the power -31 kg। जो स्पीड और जो वेव है, वेव का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब ऑलमोस्ट वो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा मास रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं स्पीड रिलेटेड। तो जो अल्फा का स्पीड है वो सबसे कम है, दैट इज 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। बीटा का जहां तक हम बात करें तो इसका स्पीड अप्रोक्सीमेटली है 2.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और गामा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से निकलता है, तो इसकी स्पीड रहेगी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। बात करें हम इसके चार्ज की, तो जो अल्फा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और गामा जो रहता है वो नो चार्ज, मतलब इस पे चार्ज ही नहीं रहता, ये न्यूट्रल रहता है, क्योंकि ये वेव है, तो दैट्स व्हाई इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। बात करते हैं हम इसके पेनिट्रेटिंग पावर की, तो अल्फा का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो सबसे लोएस्ट होता है, लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। बीटा का पेनिट्रेटिंग पावर मैं यहाँ पर मीडियम लिख देता हूँ, पेनिट्रेटिंग पावर मीडियम। मीडियम का मतलब है कि पेनिट्रेटिंग पावर इज हाईएस्ट देन अल्फा बट लोएस्ट देन बीटा, सॉरी लोएस्ट देन गामा। और गामा का जो पेनिट्रेटिंग पावर है, गामा का पेनिट्रेटिंग पावर इज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। समझ गए? हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। नाउ अगर मैं इसके आयनाइजेशन पावर के बारे में बात करूं, तो इसका जो आयनाइजेशन पावर होगा वो होगा
अल्फा का आयनाइजेशन पावर जो है वो सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर। बीटा का जो पावर है आयनाइजिंग पावर इज लोएस्ट देन अल्फा बट हाईएस्ट देन बीटा। ओके, और गामा का जो है, गामा का आयनाइजेशन पावर इज द लोएस्ट आयनाइजिंग पावर, लोएस्ट आयनाइजिंग पावर। ठीक है, इसका जो आयनाइजिंग पावर है वो बहुत कम है। नाउ एक बार इसके पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में एक और चीज बात कर रहे थे कि ये कितना पेनिट्रेट कर पाएगा, मतलब किसी भी चीज में। सो अल्फा जो है वो 3 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर इन एयर ट्रेवल कर पाएगा, बट इसको कैन बी स्टॉप्ड बाय थिन कार्ड, ठीक है। गामा की अगर हम लोग बात करें तो गामा का हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, उसका हम लोगों ने डिस्कस किया था 500 मीटर इन एयर, 30 सेंटीमीटर इन आयरन एंड कैन बी स्टॉप्ड बाय लेड, इसको रोक सकता है। ओके, और अगर हम लोग बीटा की बात करें तो बीटा जो है इट कैन ट्रेवल 5 मीटर इन एयर, कैन पास थ्रू थिन कार्ड, ठीक है, इट कैन पास थ्रू थिन कार्ड। बट आप इसमें ऐसे बोल सकते हो कि बट इट कैन बी स्टॉप्ड बाय एल्यूमिनियम इसको रोक सकता है। तो दिस कैन बी स्टॉप बाय एल्यूमिनियम, दिस कैन बी स्टॉप बाय थिन कार्ड एंड दिस कैन बी स्टॉप बाय लेड। तो ये थे 1 2 3 4 5 6 डिफरेंसेस अल्फा, बीटा और गामा के बारे में। ठीक है, एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनको अगर हम अलग अलग इसमें से पास करेंगे तो होगा क्या। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया, मतलब आपके पास 2 प्लेट है, एक है पॉजिटिवली चार्ज और एक है नेगेटिवली चार्ज, और मैंने ये तीनों रेस को एक साथ पास किया। इसमें से यहां से मैंने अल्फा भी पास किया, मैंने बीटा भी पास किया और मैंने गामा भी पास किया। ये गामा ले लेता है और ये बीटा ले लेता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए अल्फा का मास ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि अल्फा का मास ज्यादा है तो ये धीरे 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 धीरे, सॉरी ये नेगेटिव, माय बैड, सॉरी, इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं और इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी होगा क्या कि जब अल्फा जाएगा, अल्फा तो पॉजिटिवली चार्ज है, बीटा तो नेगेटिवली चार्ज है और गामा को तो चार्ज ही नहीं है, नो चार्ज है। ठीक है, तो क्योंकि अल्फा का मास बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, ये एकदम मोटा है तो एकदम धीरे 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 इससे अट्रैक्ट करेगा, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये बहुत ही धीरे 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 बेंड करेगा क्योंकि इसका मास बहुत हैवी है। बट अगर मैं बीटा की बात करूं, बीटा जो है, बीटा का मास बहुत कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू अल्फा। तो नेगेटिव वाला तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, बट होगा क्या कि ये जल्दी से इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, जल्दी से। तो जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, तो बीटा विल बेंड हाईएस्ट एंड अल्फा विल बेंड लोएस्ट। और ये जो गामा है ना, गामा का तो चार्ज ही स्ट्रेट निकल जाएगा, गामा स्ट्रेट निकल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी जगह इलेक्ट्रिक, अगर मैग्नेटिक फील्ड होता, अगर इसकी जगह मैग्नेटिक फील्ड होता, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर होता तो अल्फा एमिशन ऐसे चले जाता, हमेशा रहता अल्फा एमिशन लेफ्ट की तरफ जाएगा, बीटा राइट की तरफ चले जाता, और जो मेरा गामा है वो स्ट्रेट निकल जाता, एकदम स्ट्रेट निकल जाता। ठीक है, क्लियर है। सो दिस वाज ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमिशन, रेडियो एक्टिव एमिशन कैसे ह्यूमंस के लिए यूजफुल है डिफरेंट फील्ड में। ठीक है, तो